सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 43 तक देख लिया था। अब 44 से स्टार्ट करते हैं और ऐसा हमने देखा था क्वेश्चन, मिक्स डिवीजन का भी देखा था, डिस्टेंस डिवीजन भी देखा था, एरिया डिवीजन भी देखा था और कंसेप्ट बता दिया था। जब भी आपका डिस्टेंस डिवीजन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, एरिया डिवीजन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सो यहाँ पे तीन कैपेसिटर ऐसे मान लेते C1 है, ये मान लेते C2 है और ये मान लेते C3 है। तो जो आपका C1 है वो होगा K1 A by 2 एप्सिलॉन नॉट D by 2। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट by D। सिमिलरली जो C2 होगा वो हो जाएगा K2 A by 2 एप्सिलॉन नॉट D by 2। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो C2 होगा वो होगा K2 A एप्सिलॉन नॉट by D। C1 और C2 आपका डिस्टेंस डिवीजन है तो सीरीज में है। ये आपका सीरीज का रिजल्ट क्या होगा? सीरीज का अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो इसे मैं बोलता हूं C12, ये हो जाएगा आपका C1 C2 बाय C1 प्लस C2। सो A एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D बेसिकली A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन नॉट बाय D का स्क्वायर होगा। इधर K1 K2 आएगा और नीचे A एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन ले लो आप, तो नीचे आ जाएगा आपका K1 प्लस K2। A एप्सिलॉन नॉट D बाई यहाँ से एक A एप्सिलॉन नॉट बाई D से एक A एप्सिलॉन नॉट बाई D कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आपका C12 जो आएगा वो आएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D K1 K2 बाई K1 प्लस K2। और ये जो है आपका C12 जो है वो आपका पैरेलल में होगा C3 के साथ और C3 आपका है C3 है K3 A by 2 एप्सिलॉन नॉट बाई D। मतलब कि K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई D 2D। अब आप देख सकते हो जो आपका C12 आया वो कुछ ऐसा आया होगा, इधर इन दोनों का रिजल्टेंट C12 और जो C13 आया सॉरी C3 आया वो कुछ ऐसा है। अब C12 और C3 दोनों में एरिया डिवीजन है, दोनों पैरेलल हो गया, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा C इक्विवेलेंट होगा वो होगा C12 प्लस C3। और इसमें आप क्या कर सकते हो, A एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन ले सकते हो, ये आएगा आपका K1 K2 बाई K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K3 बाई 2। सो ये आपका रिजल्ट हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है। यहाँ पे तो नॉन ऑफ दिस लग रहा है मुझे, क्योंकि कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा है। सो डी नॉन ऑफ दिस, जनरली आंसर नहीं आता। हाँ, यहाँ पे इन्होंने सॉल्व कर रखा है, सेम आंसर आ रहा है, डी इन्होंने आंसर दिया है। जनरली नॉन ऑफ दिस आंसर नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा सा देख रहा था कि क्या होना चाहिए, चेक करने में थोड़ा टाइम लगा दिया। बट हाँ, कभी कभी ऐसा नहीं कि नन ऑफ दिस कभी नहीं हो सकता है। 10% ऑफ द टाइम आपका, मतलब अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन दिया है तो इसमें से 10 क्वेश्चन में आपका 9 क्वेश्चन चांसेस है कि नन ऑफ दिस आंसर नहीं होगा, लेकिन एक क्वेश्चन चांसेस है कि आपका नन ऑफ दिस हो सकता है आंसर। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, एक बार चेक जरूर करेंगे नॉन ऑफ दिस का भी। पहले बिल्कुल नहीं होता था, कुछ साल पहले बिल्कुल नॉन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं जाता था, बट आपके केस में एग्जाम में भी कभी कभार एक दो बार आंसर होता है नॉन ऑफ दिस। सो डी इज द आंसर। बहुत कम होता है, लाइक अगर 10 क्वेश्चन में नॉन ऑफ दिस ऑप्शन है तो 9 क्वेश्चन में आपका जनरल नॉन ऑफ दिस आंसर नहीं होगा, लेकिन एक क्वेश्चन में चांसेस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पे आते हैं। देखिए, टू इनफाइनेटली लॉन्ग वायर्स हैविंग linear charge density lambda 1 lambda 2 respectively are placed at a distance d at a distance, ये कट गया थोड़ा सा, at a distance of r मीटर मान लेते हैं। the forces per unit length on either wire will be। अब देखिए इनके बीच में डिस्टेंस r है। बेसिकली ये स्लाइड जो था वो आपका इरेज हो गया था, पता नहीं कैसे, तो इसका पिक्चर मुझे डालना पड़ा था।
आपको स्लाइड्स जो भेजा है, पीडीएफ भेजा उसमें ये होगा, अच्छे से आप रीड कर सकते हो। ऐसा डिस्टेंस आ रहा है इसके बीच में। सो देखिए अब इसमें क्या है आपका, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज ये है जिसका चार्ज डेंसिटी λ1 है, दूसरा ये है जिसका चार्ज डेंसिटी λ2 है। अब क्या बोला है इसमें कि द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर। तो देखिए जैसे मैं λ2 लेता हूँ, इसका 1 मीटर लेंथ लेता हूँ, 1 मीटर लेंथ लेता हूँ, इसका चार्ज Q ले लेता हूँ। देखिए आपको पता है जो लैम्डा होता है, Q2 ले लेता हूँ, जो लैम्डा होता है वो होता है λ2 जो होगा वो होगा Q2 by L, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं चार्ज बाय लेंथ। अब यहाँ पे आपने लेंथ ही 1 मीटर लिया है तो L को 1 कर दोगे तो λ2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q2 by 1, मतलब कि लैम्डा Q2 जो होगा आपका वो होगा λ2, Q2 जो होगा वो होगा आपका λ2। सो इसका चार्ज आपने निकाल लिया, कितना हुआ λ2 के बराबर। अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसलिए लगेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। सो जो फोर्स होगा वो होगा Q2 into E1। जो सेकंड का कोई भी पार्ट लेते हो वो फर्स्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो जो फोर्स होगा वो होगा Q2 into E1। आप इसे F21 बोल सकते हो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बट 1 मीटर का देख रहे हो आप, तो Q2 की जगह आप लिखोगे λ2 और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज आपको पता है 2k लैम्डा बाई r होता है, ये हमने डेराइव कर रखा है। तो 2k लैम्डा 1 बाई r हो जाएगा। सो F21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई r। या तो आप ऐसे देख सकते हो या फिर आप दूसरा वाला भी देख सकते हो, मतलब इस पे आप फोर्स निकाल सकते हो, सिमिलर तरीके से जाएगा, आंसर सेम आएगा। मतलब आप चाहो तो F12 भी निकाल सकते हो। सो कौन सा आंसर है 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई r, ऑप्शन बी, बी इज द आंसर। यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये देखिए ये बेस्ड है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बेसिकली ये एटम्स जो चैप्टर है वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। लाइक यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियस है, एटम हो गया, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, आपको पता है इसमें प्रोटॉन्स होता है। तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है आपको थोड़ा बता देता हूँ। न्यूक्लियस का चार्ज होता है +Ze। अब कैसे होता है +Ze, जेड आपको पता है, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर इज जेड। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इसमें अगर इसका एटॉमिक नंबर जेड है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी जेड ही है। एक प्रोटॉन का चार्ज +E होता है तो इसका टोटल चार्ज जो हो गया वो +Ze हो गया। अब देखिए आगे क्या बोला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ प्रोजेक्ट किया गया है विथ वेलोसिटी v, कितने पास तक आएगा। अब देखिए अगर इसकी तरफ कोई इलेक्ट्रॉन हम प्रोजेक्ट करते हैं, अगर इसकी तरफ कोई इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ से काफी दूर से यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं इसको वेलोसिटी v देकर, तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो ½ mv² होगा। और अभी काफी दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो 0 होगा। जैसे जैसे ये पास आते जाएगा इस पे रिपल्सन लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, सॉरी प्रोटॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं है प्रोटॉन है, E पॉजिटिव बोला है, ठीक है, तो प्रोटॉन है। तो जैसे जैसे ये पास आते जाएगा, जैसे जैसे ये पास आते जाएगा इसका इस पे पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बोला एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मास, प्रोटॉन ही है, मास m दिया हुआ है और चार्ज +Q दिया हुआ है, बट इन्होंने प्रोटॉन वर्ड नहीं यूज किया गया है, तो हम लोग भी पार्टिकल लेके चलेंगे जिसका मास m है और चार्ज +E है। बट चार्ज +E है तो प्रोटॉन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन ही है, एक बड़ा पार्टिकल भी हो सकता है जिसमें केवल +E चार्ज हमने दिया है, ठीक है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल बोला है वैसे वर्ड, तो एलिमेंट्री पार्टिकल जनरली प्रोटॉन होगा, तो हम लोग तो पार्टिकल लेके चलेंगे नॉर्मली। तो प्रोटॉन इसकी तरफ मूव कर रहा है, क्या वेलोसिटी है उसका v वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी 0। अब जैसे जैसे ये पास आते जाएगा इस पे इसकी वजह से रिपल्सिव लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है आपका। एक मिनट मैं थोड़ा रेड मार्कर ले लेता हूँ इसके लिए। तो जैसे जैसे ये पास आते जाएगा, ये इसका E पॉजिटिव है,
जैसे जैसे पास आता जाएगा इस पे रिपल्सिव फोर्स लगते जाएगा, ऐसे होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, एक कंडीशन आएगा जब यहाँ पे और पास आए तो इससे काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगा। एक कंडीशन आएगा जब इसका वेलोसिटी, देखिए अब पास आएगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा यानी वेलोसिटी घटते जाएगा, तो एक कंडीशन आएगा जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये हुआ कि इसका काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया और पोटेंशियल एनर्जी है इसका, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 by R। यहाँ पे आपका K ले लेते हैं 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 आपका न्यूक्लियस का चार्ज यानी कि Ze और Q2 आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि E। K Q1 Q2 by R। सो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा K Ze स्क्वायर बाय R, ये इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हो जाना चाहिए यहाँ पे, मतलब ऐसा लॉ इसलिए क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। यहाँ पे टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में था, जैसे जैसे पास आते गया काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा और एक पोजीशन आएगा यहाँ पे, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, पॉइंट P, इसे हम A ले लेते हैं। इस पॉइंट पे इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होगा, तभी वेलोसिटी रुके, बॉडी जो है वो मोमेंटरी रेस्ट पे आएगा और उसके बाद ये इधर की ओर टर्न कर जाएगा, मोमेंटरी रेस्ट पे आएगा। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी एट A, टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट P। टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट P, मतलब कि हाफ mv स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू kZe स्क्वायर बाय R प्लस, ठीक है, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी kZe स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इनिशियल टोटल एनर्जी हुआ जो केवल काइनेटिक एनर्जी के बाद में था, और जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या होता है आपका, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब मिनिमम कहां तक पहुंच सकता है, ठीक है, मैं मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है, मिनिमम डिस्टेंस जहां तक ये मतलब आ जाए, ठीक है, क्लोजेस्ट जहां तक ये पहुंच पाए, तो उस समय इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां से आप निकाल सकते हो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू kZe स्क्वायर बाय R, यानी कि आपका R हो जाएगा हाफ, सॉरी, kZe स्क्वायर बाय हाफ mv स्क्वायर, 2 kZe स्क्वायर बाय mv स्क्वायर। सो क्या जाएगा ऑप्शन आपका 2 kZe स्क्वायर, हमारा आंसर आया है 2 kZe स्क्वायर बाय mv स्क्वायर। आप k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करते हो तो ये आ जाएगा आपका Z E स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 से कैंसिल आउट होने के बाद 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू mv स्क्वायर आएगा। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ए है, ए इज द आंसर। सो ए इज द आंसर, इन्होंने ही बताया। अब देखिए ये है आपका इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, थिंक 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं जो थोड़े बड़े हैं, 2-3 क्वेश्चन। सो ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम है आपका 4 चार्जेस हैं माइनस क्यू के, 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पे रखे हुए हैं, एक चार्ज क्यू सेंटर पे रखा हुआ है, तो क्यू का वैल्यू बताना है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। हमने 2 चार्जेस का और 3 चार्जेस का ऑलरेडी क्लास में कर रखा है, इसका देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे एक माइनस क्यू ले लेते हैं, ये स्क्वायर है, साइड ए ले लेते हैं स्क्वायर का, ये माइनस क्यू ले लेते हैं और ये माइनस क्यू ले लेते हैं और यहाँ पे एक स्मॉल क्यू कर लेते हैं।
साइड ए है स्क्वायर का, साइड नहीं दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है सिर्फ, प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, साइड हम ए ले लेते हैं। सो अब देखिए, अब इसमें अगर आप चाहो तो इसको नाम भी दे दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ओ हो गया। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज 0 होता है। लाइक ए पे भी नेट फोर्स 0 होगा, बी पे भी नेट फोर्स 0 होगा, सी पे भी नेट फोर्स 0 होगा, डी पे भी 0 होगा और ओ पे भी 0 होगा। देखिए ओ पे तो ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि कॉर्नर पे सेम चार्ज रखा जाता है, तो सेंटर पे जो फील्ड होता है वो 0 होता है और फील्ड 0 हो गया तो फोर्स 0 हो गया। अब किसी एक पे आप 0 कर दो, या तो आप ए पे 0 कर दो, या तो बी पे कर दो, या तो सी पे कर दो, या तो डी पे कर दो। ऐसा करते हैं, हम सी पे करने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक थोड़ा सही दिखता। सो सी पे अब देखिए, ए बी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर की ओर लगेगा क्योंकि दोनों चार्जेस सेम नेचर का है, रिपल्सिव होगा। डी की वजह से जो लगेगा दिस इज एफ बी डी, एफ सी डी सॉरी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। एफ सी बी का वैल्यू कितना होगा? एफ सी बी और एफ सी डी बराबर होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग होंगे। एफ सी डी इधर की ओर लगेगा क्योंकि दोनों के इसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, एफ सी डी दोनों बराबर होगा। ये होगा आपका के माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू इज प्लस क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और जो आपका ए की वजह से फोर्स होगा दैट इज इसकी वजह से, ए की वजह से जो होगा वो इधर की ओर होगा, दिस इज एफ सी ए। ये होगा आपका, इस केस में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, डिस्टेंस a रूट 2 है, तो फोर्स होगा k क्यू स्क्वायर बाई a रूट 2 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका k क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। सो अगर आप इसको a f बोलना पसंद करते हो तो ये आपका f बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए, q की वजह से कोई फोर्स इधर की ओर लगना चाहिए, डेफिनेटली इधर की ओर लगना चाहिए, ठीक है, यानी q आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तभी इन दोनों को सबको कैंसिल करेगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं कर पाएगा। सो क्यू की वजह से तो बाद में निकालेंगे, बट इतना तो क्लियर है कि क्यू का पॉजिटिव होना जरूरी है, यानी जो भी ऑप्शन नेगेटिव दे रखा है वो आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। खैर ठीक है, तो आपका जो एफ सी डी और एफ सी बी का रिजल्टेंट है उसे मैं बोलता हूँ R1। R1 जो है वो एफ सी डी और एफ सी डी और एफ सी बी का रिजल्टेंट है। अब देखिए R1 के केस में क्या है, आपका दो फोर्सेज है, एक F इधर काम कर रहा है, दोनों को F मैग्नीट्यूड है, और एक F इधर काम कर रहा है, दोनों फोर्सेज FF का है और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है। इस पे काफी हमने डिस्कस किया है, इस केस में रिजल्टेंट कितना होता है, F रूट 2 होता है, 90 डिग्री पे F रूट 2, 60 डिग्री पे F रूट 3, 120 डिग्री पे F रूट 1, याद करवा रखा था टेबल बनाकर। चलिए आगे देखते हैं, खैर आपको ये याद होना चाहिए। अब देखिए R1 हमारे पास आ गया, तो कंडीशन कुछ ऐसा बन जाएगा, इधर की ओर एक R1 काम कर रहा है और इधर की ओर एक F बाई 2 काम कर रहा है। सो नेट फोर्स जो इधर की ओर होगा, नेट फोर्स वो होगा आपका F रूट 2 प्लस F बाई 2। F रूट 2 प्लस F बाई 2 मतलब कि आपका F कॉमन ले लो, रूट 2 प्लस 1 बाई 2 कर दो, F आपका कितना आ जाएगा, K क्यू स्क्वायर बाई A स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाई 2। ये आपका नेट फोर्स आ गया इधर की ओर। अब देखिए, जो स्मॉल क्यू की वजह से भी फोर्स होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए, तभी ये इसको कैंसिल करेगा। अब फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू हम निकालते हैं, फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू ये होगा आपका के क्यू क्यू बाई ए। ये देखिए, पूरा डिस्टेंस a रूट 2 होगा, तो आधा डिस्टेंस a रूट 2 का हाफ, मतलब कि a रूट 2 बाई 2 यानी कि a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर होगा, और इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2k क्यू क्यू बाई a स्क्वायर। अब देखिए, ये दोनों फोर्सेस बराबर होना चाहिए तभी कैंसिलेशन हो सकता है, अदरवाइज कैंसिलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि नेट फोर्स ऑन सी 0 होना चाहिए।
इक्विलिब्रियम का कंडीशन है नेट फोर्स ऑन सी 0 होना चाहिए। मतलब इधर देखिए, अगर आप देखते हैं तो इधर जो लग रहा है इसे हमने एफ नेट नहीं कहते हैं, इसे हम कहते हैं चलिए इसे एफ नेट कह देते हैं, इसे एफ नेट कहते हैं और इसे स्मॉल एफ क्यू कहते हैं। इधर एफ नेट लग रहा है और इधर स्मॉल एफ क्यू लग रहा है और ये है पॉइंट सी। आप चाहते हो कि सी पे नेट फोर्स 0 हो तो आप क्या कर सकते हो, आप नेट फोर्स को यहाँ पे करोगे के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर दीजिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका के क्यू से एक के क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब के कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका ये 2 इधर आएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा q इज इक्वल टू q बाई 2 इंटू रूट 2 प्लस 1/2। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कुछ ऐसा है, q बाई 2, आपका q आया है q बाई 2 रूट 2 प्लस 1/2। सो ये हो जाएगा आपका 1/2 को अगर आप बाहर करते हो, मतलब आप 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो 2 से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा आपका q बाई 4, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2 रूट 2 प्लस 1। कौन सा ऐसा ऑप्शन है 2 रूट 2 प्लस 1? सो ये है आपका, दिस इज योर आंसर बी। तो ये पूरा सॉल्व किया हुआ है, फाइनल आंसर आपका बी है। यहाँ पे इसका भी स्लाइड मिसिंग था, आपको स्लाइड्स में प्रॉपर मिल गया होगा, वैसे मैंने इमेज इसका डाल दिया। सो क्वेश्चन नंबर 48, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 4 चार्जेस है, इस पे चार्जेस का रेशियो पूछा है, 3 कैपेसिटर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 कैपेसिटर है, क्या क्या है, 1 2 3 4 कैपेसिटर है, सॉरी 4 कैपेसिटर है और यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है। तो इन कैपेसिटर्स का जो चार्ज है वो क्या क्या है, एक का है C, अगर हम चलते हैं लेफ्ट टू C, 2C, 3C, 4C, यहाँ से है। तो ये आपका C हो गया, ये 2C हो गया, ये 3C हो गया और ये 4C हो गया। सो आप क्लियरली देख सकते हो C, 2C और 3C सीरीज में है। बैटरी का पोटेंशियल दिया है, V बोला है। सो C, 2C, 3C सीरीज में आपका सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट इसका हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C। C इक्विवेलेंट 1 बोल देते हैं इसको, ये आ जाएगा 3C। ये हो जाएगा C, 2C, 3C का एलसीएम 6C और इधर 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि ये 11/6C, यानी कि C इक्विवेलेंट 1 आएगा आपके पास 6C/11। यानी सर्किट कुछ ऐसा बन गया अब आपके पास, यहाँ पे होगा 6C/11 और यहाँ पे होगा 4C और यहाँ पे बैटरी लगा है V। तो अगर मैं पूछता हूँ आपसे चार्ज 4C पे कितना होगा, Q1 मान लेते हैं, 6C11 पे कितना होगा, Q2 मान लेते हैं। तो Q1 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4CV और Q2 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 6C/11 इंटू V। अब क्वेश्चन है आपका रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन C2 एंड C4, मतलब 2C और C4 पे क्या होगा। देखिए Q2 हमने इसलिए निकाला है क्योंकि C, 2C और 3C इन तीनों पे चार्ज सेम होगा। C, 2C, 3C सीरीज में चार्ज सेम होता है और इन तीनों पे जो चार्ज होगा वो 6C/11 के बराबर होगा। और जो Q1 है, Q1 मतलब फोर्थ पे चार्ज, जो फोर्थ पे चार्ज है वो थोड़ा डिफरेंट होगा।
और आपको 2 और 4 का रेशियो बताना है, तो आप लिखोगे 6c/11, ये 2 का चार्ज हो गया, क्योंकि 1 2 3 पे चार्ज बराबर होगा और वो Q2 के बराबर होगा, और 4 पे चार्ज होगा, इसे हम Q4 कर देते हैं, थोड़ा समझने में सही होगा, Q4 कर देते हैं, ठीक है। जो 4 पे चार्ज होगा वो होगा आपका 4Cv, तो यहाँ पे हमने 4Cv पुट कर दिया। यहाँ पे 6c/11 इंटू V, V कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा आपके पास 6c/44C, C कैंसिल आउट हो जाएगा, 6/11, 6/44, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 2 से डिवाइड कर दो तो 3/22, 3/22 कौन सा ऑप्शन है, 3/22 बी है, बी इज द आंसर। इसका सॉल्यूशन कुछ और आ गया है, तो इसको आज रहने देते हैं, ये किसी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया, मिसप्रिंट है। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, बट ठीक है, एक बार रफली जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। Like question number 49, in the figure 2 positive charges Q2 and Q3 fixed along y-axis exert a net electric force in plus x direction on a charge Q1. अब देखिए Q2 और Q3 पे जो Q2 और Q3 जो फोर्स लगा रहे हैं वो Q1 पे प्लस x डायरेक्शन में लगा रहे हैं। इसका मतलब फिगर 1 में ये प्लस x डायरेक्शन में तभी फोर्स लगा सकते हैं जब इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा और इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा, तभी नेट फोर्स प्लस x डायरेक्शन में जा सकता है, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। R तभी भी इधर हो सकता है, यानी इन दोनों का नेचर और इन दोनों का नेचर अपोजिट होगा, यानी Q2 Q3 का नेचर सेम होगा और Q1 उसके अपोजिट होगा। फिक्स्ड इन द फिगर 2 पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए Q2 Q3 क्या है, आपका पॉजिटिव है, यानी Q1 आपका नेगेटिव होगा। Q1 नेगेटिव होगा तभी ऐसा हो सकता है क्योंकि ये फोर्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, फोर्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज अगर ये भी पॉजिटिव होता तो इसका इधर लगता, इसका इधर लगता, तो नेट फोर्स इधर लगता, माइनस एक्स में लगता, प्लस एक्स में नहीं लगता। उसके बाद बोला गया है इफ ए पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड एट x इक्वल टू x, 0, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया गया। अब अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, यानी पूरा सिस्टम फिर से इधर जाएगा। तो फोर्स ऑन Q1 विल बी, अब देखिए Q1 पे ये फोर्स, ये दोनों फोर्स इधर क्यों लगा रहे थे, ये दोनों फोर्स इधर क्यों लगा रहे थे, और ये जो फोर्स लगाएगा, ये जो फोर्स लगाएगा ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये इधर क्यों लगा रहे थे, ये भी इधर क्यों फोर्स लगाएगा, मतलब 2 3 की वजह से फोर्स ऑलरेडी R इधर क्यों लग रहा था, और ये भी पॉजिटिव है, तो Q1 नेगेटिव हो गया, यानी इसकी वजह से भी जो फोर्स लगेगा वो इधर क्यों लगेगा, यानी फोर्स इंक्रीज करेगा, सेल इंक्रीज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस पूछा है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस लॉ फॉर्मूला होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बाय गॉस लॉ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे शेप कैसा भी हो, आपका चार्ज सबके अंदर सेम है, तो फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, तो फोर्स इज सेम इन फॉर ऑल द फिगर्स, मतलब D इज द आंसर, D इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। इफ देयर वेर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स देन, अगर यूनिवर्स में केवल एक ही टाइप का चार्ज होगा तो क्या होगा, E डॉट डी एस। देखिए E डॉट डी एस जो होता है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, अगर किसी का चार्ज पॉजिटिव होता है तो, और अगर नेट चार्ज जीरो होता है तो आपका जीरो हो जाता है। नेट चार्ज जीरो होता है तो जीरो होता है, क्योंकि अगर कोई बॉडी अनचार्ज्ड है, अनचार्ज बॉडी का मतलब ऐसा नहीं कि उसपे कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज बॉडी का मतलब ये होता है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर है, तो इसलिए उस पे भी जो E डॉट डी एस का सम जो होता है वो जीरो होता है अगर कोई अनचार्ज बॉडी है, ऐसा इसलिए क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो बराबर है। लेकिन अगर यूनिवर्स में केवल एक टाइप का चार्ज होता, केवल पॉजिटिव होता या केवल नेगेटिव होता, तो E डॉट डी एस किसी भी सरफेस पे जीरो नहीं हो सकता था, ठीक है। E डॉट डी एस इक्वल टू द चार्ज आउट द सेल could not be defined, सो आंसर ए जाएगा इसका। इसमें दो बार है आपका, सॉरी एक ही चीज दो बार आ गया, फाई E डॉट डी एस जीरो है,
इसका मतलब ये हुआ कि अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है, मतलब चार्जेस तो हैं लेकिन सारे इक्वल हैं, बराबर पॉजिटिव और बराबर नेगेटिव है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस ऑन इट इज 0. The electric field inside the surface is necessarily uniform. The electric flux lines entering the surface must be equal to the number of flux line leaving it. बिल्कुल सही। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कोई जरूरी नहीं है कि जीरो होगा, फ्लक्स जीरो है। फ्लक्स जीरो होने का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक हमने सरफेस डाल दिया, कोई भी सरफेस डाल दिया, तो यहाँ पे इस केस में इसका फ्लक्स जीरो होता है क्योंकि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आते हैं उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आते हैं। E डॉट डी एक्स जो है वो फ्लक्स का फॉर्मूला है, E डॉट डी एक्स जीरो है यानी कि फ्लक्स जीरो है, और फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होते हैं, तो जितने फील्ड लाइंस अंदर आएंगे उतना ही फील्ड लाइंस बाहर जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सरफेस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस। The electric flux through a closed Gaussian surface depends on, ये कुछ theoretical question है, आप देख लीजिएगा, ये आपका बुकलेट में दे रखा है, इसे हम लोग एंड करते हैं, न्यूमेरिकल नहीं है तो। आपका सिंपल सा डेफिनेशन बेस्ड है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन, आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है Q by एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना चार्ज है इस पे, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, नेट चार्ज एंड परमिटिविटी मीडियम एंड द साइज ऑफ द गॉसियन, साइज पे नहीं डिपेंड करता है, नेट चार्ज इन परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, आपका क्यूब एप्सिलॉन एम हो सकता है। सो ए इज द आंसर। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द, देखिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, माइनस पी, सॉरी टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा, हमने पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कस किया था। अब बताइए टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा यानी थीटा आपका 90 डिग्री होगा, तो थीटा 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है आपका, अ प्रोटॉन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ पोटेंशियल। देखिए प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ प्रोटॉन को तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर की ओर मूव करेगा, फोर्स इधर की ओर लगेगा। और आपको पता है पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपका इंक्रीज करता है, मतलब कि आपका फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जा रहा है, तो पोटेंशियल जो होगा आपका वो इधर की ओर जाए, मतलब आपका आप बोल सकते हो E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, तो ये बोल सकते हो पोटेंशियल आपका इधर की ओर, इधर मैक्सिमम है और इधर की ओर घट रहा है, ठीक है। आप बोल सकते हो पोटेंशियल का डायरेक्शन होता नहीं है, स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, ठीक है। और दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा जिधर की ओर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर की ओर करंट मूव करता है, और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करता है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करता है, और जो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। तो अगर प्रोटॉन को आप ब्रश से रिलीज करते हो तो मूविंग टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल इन द फील्ड, तो ये लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट मूव करता है, तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में करंट मूव करता है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, तो ये आपका हायर टू लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। The work done in moving a charged particle between two points in uniform electric field does not depend on path followed. देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो आपका क्या होता है, कैसा क्वांटिटी है, तो अगर मान लेते ये आपका कोई रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप किसी पार्टिकल को ले जाते हो ए से बी, सॉरी ये ए हो गया ये बी हो गया, तो यहाँ से यहाँ ले जाते हो तो कैसे ले जाते हो इस पे डिपेंड नहीं करता है। दो टाइप का क्वांटिटी होता है, जैसा कि हमने वर्क एनर्जी पावर में क्लास 11th में डिस्कस किया होगा, दो टाइप का फोर्स होता है, एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसा फोर्स जिसकी वजह से जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव, मतलब ऐसा फोर्स जिसपे पाथ डिपेंडेंट है। नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल आपका फ्रिक्शन हो जाएगा, विस्कस फोर्स हो जाएगा।
तो ये दो फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव है, मोस्टली फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो वर्क डन जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाने में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। एक लाइन में आंसर जो आएगा आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, थ्योरी के भी क्वेश्चन हमने देख ही लिया। आप एक बार रिकैप कर लीजिएगा इसका।